डियर लर्नर्स, वेलकम टू केएस पॉइंट। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं पढ़ाने वाली हूँ सीटेट जुलाई 2024 के लिए पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस। और इसमें मैं पढ़ाऊँगी कि कौन से मनोवैज्ञानिक ने कौन सी परिभाषाएं दी हैं। परिभाषाएं पढ़ाऊँगी, परिभाषाएं, कौन से मनोवैज्ञानिक ने कौन सा कथन कहा है। ये हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एग्ज़ाम में परिभाषाएं तो ज़रूर देखने को मिलती हैं, तो इसे हम ध्यान से पढ़ेंगे। तो पहली डेफिनेशन है, पहली परिभाषा है वुडवर्थ के अनुसार। वुडवर्थ ने क्या कहा है अधिगम के बारे में। अधिगम के बारे में कौन सी परिभाषा दी है? तो नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन ही अधिगम है। वुडवर्थ ने कहा है नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन ही अधिगम है। अधिगम के बारे में वुडवर्थ ने ये डेफिनेशन दी है। फिर नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट परिभाषा है स्किनर। स्किनर ने क्या कहा है? स्किनर ने बताया है व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम है। ये सारी परिभाषाएं अधिगम के चैप्टर से हैं। कौन से मनोवैज्ञानिक ने कौन सी परिभाषा कही है? तो स्किनर के अनुसार व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम है। ये आप सभी को याद करनी पड़ेंगी। ये जो परिभाषाएं हैं इनमें से ज़रूर पूछी जाती है। मैंने इम्पॉर्टेंट ही परिभाषाएं ली हैं। अब आते हैं नेक्स्ट है क्रो एंड क्रो के अनुसार। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है? तो क्रो एंड क्रो के अनुसार आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। ये डेफिनेशन आ चुकी है हमारे एग्जाम में। क्रो एंड क्रो के अनुसार इन्होंने क्या कहा है? आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। फिर नेक्स्ट है हमारा गेट्स एवं अन्य के अनुसार। गेट्स एवं अन्य ने क्या कहा है अधिगम के बारे में? अधिगम की परिभाषा क्या दी है? तो अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिमार्जन ही अधिगम है। कभी कभी ये डेफिनेशन दे देते हैं परिभाषा और पूछते हैं कि ये गेट किसने परिभाषा दी है, और कभी कभी ये नाम दे देते हैं और मतलब परिभाषा दे देते हैं कि अधिगम के बारे में कोई एक परिभाषा लिखी गेट्स एवं अन्य के अनुसार। तो अब है नेक्स्ट है हमारा थॉर्नडाइक के अनुसार। थॉर्नडाइक ने अधिगम के बारे में क्या कहा है? उपयुक्त अनुक्रिया के चयन तथा उसे उत्तेजना से जोड़ने को ही अधिगम कहते हैं। मतलब जो अनुक्रिया हुई है उसका चयन तथा उससे उत्तेजना से जोड़ने को ही अधिगम कहते हैं। फिर नेक्स्ट है गिलफोर्ड। गिलफोर्ड ने अधिगम के बारे में क्या परिभाषा दी है? गिलफोर्ड व्यवहार के कारण व्यवहार में हुए परिवर्तन को ही अधिगम कहते हैं। ये यहाँ से परिभाषा आई है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि व्यवहार के कारण, बहुत ही बार ये परिभाषा पूछी गई है, व्यवहार के कारण व्यवहार में हुए परिवर्तन को ही अधिगम कहते हैं। फिर हमारी अगली परिभाषा है क्रोनबेक के अनुसार। क्रोनबेक ने क्या बताया है अधिगम के बारे में? अधिगम अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है। इन्होंने बताया है कि अधिगम जो है वो पहले अनुभव आता है, उसके बाद में व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसी को हम अधिगम कहते हैं। अधिगम क्या होता है? अधिगम यही तो होता है जो हम चीज़ देखते हैं, सीखते हैं, उसके बाद हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन आता है वही अधिगम होता है। फिर है नेक्स्ट है कॉल्विन के अनुसार। कॉल्विन ने क्या बताया? अनुभवों द्वारा पूर्व निर्धारित व्यवहार में परिवर्तन को ही अधिगम कहते हैं। इन्होंने बताया है कि जो अनुभव होते हैं और पूर्व निर्धारित जो व्यवहार होता है उसमें परिवर्तन को ही अधिगम कहते हैं। हमारा पहले का जो व्यवहार था, फिर हमने कोई चीज़ देखी, हमने अनुभव किया, उसको एक्सपीरियंस किया, उसके बाद जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है उसे अधिगम कहते हैं। फिर नेक्स्ट है अभी तक की अधिगम की परिभाषाएं आ रही थी, अब है बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस के बारे में कौन से मनोवैज्ञानिक ने कौन सी परिभाषा दी है वो आएगी, वो लिखी है। तो हम पढ़ते हैं वुडवर्थ। पहला है वुडवर्थ ने क्या बताया? बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। वेरी इजी डेफिनेशन कि वुडवर्थ ने क्या बताया? बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। फिर दूसरा है टर्मन, वेरी इंपॉर्टेंट, टर्मन ज़रूर पूछा जाता है। टर्मन बुद्धि अमूर्त विचारों, सॉरी ये टाइपिंग में गलत हो गया है, बुद्धि अमूर्त विचारों के चिंतन करने की शक्ति है। मतलब जो विचार हमें नहीं दिखते हैं, अमूर्त विचारों के बारे में जो हम सोचते हैं, वही अमूर्त विचारों के बारे में सोचने या चिंतन करने की शक्ति जो है वो बुद्धि है। ये टर्मन ने कहा है। फिर नेक्स्ट है गाल्टन ने क्या कहा है? बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। फिर नेक्स्ट है स्टर्न ने क्या बताया है? नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता को ही बुद्धि कहते हैं। जो कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, नई परिस्थितियां, उसमें समायोजन की योग्यता को ही बुद्धि कहते हैं, एडजस्ट करने को ही बुद्धि कहते हैं। फिर है बंकिगम के अनुसार। बंकिगम ने क्या बताया? सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। सबने अपनी अलग अलग परिभाषाएं
दी हैं बुद्धि के बारे में। फिर नेक्स्ट है वुड्रो। वुड्रो ने क्या बताया है, बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। फिर है नेक्स्ट बोरिंग। बोरिंग ने क्या बताया, बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि है, बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि है। ये बोरिंग के अनुसार है बुद्धि की डेफिनेशन। फिर हमने बुद्धि के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा के बारे में जो डेफिनेशन थी हमारे पास वो हमने आपको मतलब इस वीडियो में हमने डाल दी है। अभी सारी डेफिनेशन तो नहीं हो पाई हैं, जितनी हो पाई हैं मैं उतनी लेकर आई हूँ आपके लिए। नेक्स्ट वीडियो में और डेफिनेशन लाऊंगी। तो अभिप्रेरणा के बारे में स्किनर ने क्या कहा है कि अभिप्रेरणा जो है वो सीखने के लिए राजमार्ग है। ये बहुत बार डेफिनेशन पूछी जा चुकी है, वेरी इंपॉर्टेंट। स्किनर के अनुसार प्रेरणा सीखने के लिए राजमार्ग है। फिर सेकंड है गुड्स के अनुसार, गुड या गुड्स के अनुसार अभिप्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। फिर नेक्स्ट है मैकडूगल ने क्या कहा है अभिप्रेरणा के बारे में, तो अभिप्रेरणा वे शारीरिक मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं। अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया है। अभिप्रेरणा वे शारीरिक मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए मोटिवेट करती हैं, मतलब बच्चे को प्रेरित करती हैं। फिर हमारा नेक्स्ट है वुडवर्थ के अनुसार। अब ये है स्मृति के बारे में कौन सा मनोवैज्ञानिक ने कौन सी डेफिनेशन दी है, तो स्मृति वुडवर्थ के अनुसार जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसे स्मरण रखना ही स्मृति है। जो बात पहले सीखी जा चुकी है, जो घटना हमने देखी है उसे ही याद रखना स्मृति है। फिर नेक्स्ट है स्काउट के अनुसार। स्काउट ने क्या बताया है कि स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है, मतलब कोई चीज़ हमने देखी वो हमने अपनी स्मृति कर ली, अपने दिमाग में उसको रख लिया, उसके बाद में जब हमने फिर उसे याद किया तो वही बताया गया कि स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है, मतलब उसकी पुनरावृत्ति हुई। फिर है नेक्स्ट है मैकडूगल के अनुसार। मैकडूगल ने क्या बताया, स्मृति से तात्पर्य अतीत की घटनाओं की कल्पना करना और इस तत्व को पहचान लेना कि अतीत के अनुभव हैं, है ना। तो स्मृति मतलब वही याद करना जो हम अपने दिमाग में रखते हैं, उन चीज़ों को, अतीत की घटनाओं की कल्पना करना, पहले सोचना और फिर उसे पहचान लेना कि ये अतीत के अनुभव हैं। ये मैकडूगल ने बताया। ये मैकडूगल सही कर लीजिएगा, ये टाइपिंग में कभी कभी गलत हो जाता है। फिर नेक्स्ट है मन के अनुसार। मन ने क्या बताया है, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को ही विस्मृति कहते हैं। अब ये विस्मृति के बारे में है। विस्मृति के बारे में जो डेफिनेशन दी गई है वो है, तो विस्मृति के बारे में क्या बताया गया है, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मृति कहते हैं। फिर नेक्स्ट है फ्रॉयड के अनुसार। फ्रॉयड ने क्या बताया विस्मृति के बारे में, विस्मृति वह प्रवृत्ति है, विस्मृति वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। कुछ हमारे पास सुखद अनुभव होते हैं, कुछ दुखद अनुभव होते हैं, तो कभी कभी विस्मृति अच्छी भी होती है। तो उन्होंने वही बताया कि विस्मृति वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल KS Point।